बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, हम शोर के जो लोग हमारा शोर रूटीन में देखते हैं वो थोड़ा सा मुझे इस अटायर में देख के थोड़े से हैरान हुए होंगे कि इतना कैजुअल आज मैं आपकी खिदमत में कैसे हाजिर हुआ। बिफोर इट के मैं शो की ओपनिंग की जानिब आऊँ और आज किस टॉपिक पे आऊँ, मैं आपको बता दूं कि आज जनाबे वाला इस्लामाबाद में मेरा घर, जिस जगह मैं रिहाइश पजीर हूँ इस्लामाबाद में, वहाँ से मेरे ऑफिस का रास्ता 10 से 12 मिनट का होता है। आज सुबह जब मैं निकला हूं तो मुझे कोई 1.5-2 घंटे ख्वारी के बाद वापस जाना पड़ा, गाड़ी घर पे छोड़नी पड़ी और उसके बाद काफ़ी सारा पैदल सफ़र करके तो फिर उसके बाद मुझे एक बाइक से, यहाँ पर अक्सर वो बाइक वाले हमारे राइडर भाई फिर रहे होते हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उनको थोड़े पैसे दिए और उन्होंने मुझे आके ऑफिस ड्रॉप किया। अच्छी खासी वॉक की 15-20 मिनट, आधे घंटे की इस गर्मी में वॉक, उसके बाद बाइक पे सफ़र करते कराते मैं ऑफिस पहुंचा हूं। और ये मेरा हाल नहीं है, आज हमारे ऑफिस का तमाम स्टाफ जो है वो इसी तरह पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम कर पहुंचा है। इमरान भाई हमारी टीम मेंबर हैं, वो बता रहे थे पता नहीं इस्लामाबाद की पैदाइश है उनकी, लेकिन पता नहीं उन रास्तों से घूम के आए कि वो एरियाज, वो देहात जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, आज उन्होंने वो भी एक्सप्लोर किए हैं। वजह क्या थी कि जनाब इस्लामाबाद के तमाम रास्ते जो थे वो कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए थे। हालांकि आई लिव इंटायरली ऑन डिफरेंट साइड की जलसा गाह संजानी में है आज, जहां पर तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, और मेरी रिहाइश का इंटायरली डिफरेंट वेन्यू है, बिल्कुल एक अलग जगह है जहां पर लेना देना कोई नहीं था जलसे का, बट इवन देन पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था। और यही वजह है कि मैं इस हुलिये में आपके सामने हाजिर हूं। अब आगे जरा जलसा पे, आज आपको पता है कि तहरीक इंसाफ का जलसा एक बड़ा इवेंट था। 5 दफा ये जलसा पहले पोस्टपोन हो चुका था और ये जलसा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 5 दफा पोस्टपोन हो चुका हुआ है। 3 दफा ये इंतजामिया की जानिब से पोस्टपोन हुआ, एनओसी कैंसिल कर दिए गए, और 2 दफा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी मैनेजमेंट ने, एक दफा इमरान खान साहब की रिसेंटली बानी पीटीआई की रिसेंटली कॉल के ऊपर उन्होंने पोस्टपोन किया, और एक इससे पहले तरनौल में जलसा जो था वो भी वेन्यू पसंद नहीं था तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट को, तो उन्होंने भी पोस्टपोन किया। अब इस जलसे के बारे में बहुत ज्यादा हाइप थी कि जनाब ये जलसा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जलसे जुलूस की पॉलिटिक्स है उसको रिवाइव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। सो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि इस जलसा किस हद तक कामयाब रहा, जलसे का इंपैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि एक तरफ तो इस जलसे को हुकूमती जो हुक्मरान जो है, हमारे लीडरान जो है हुकूमती, वो तो बार बार कह रहे हैं कि जनाब ये जलसा नहीं जलसी थी, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया तहरीक इंसाफ की कॉल को, लेकिन एट द सेम टाइम ऑपोजिशन या तहरीक इंसाफ इटसेल्फ वो क्लेम कर रही है कि ये एक तारीखी जलसा है, इसमें पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज से लोग शरीक हुए। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे दूं कि इस्लामाबाद के हालात क्या थे आज। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि रास्ते तो वैसे ही बंद थे और कंटेनर कुछ जो जलसा गाह को जा रहे थे रास्ते, उनके ऊपर से कंटेनर्स तहरीक इंसाफ की इंतजामिया और उनके लीडरान ने खुद अपनी मदद आपके तहत हटा भी दिए। उसके बाद जो संजानी एरिया है जहां पर रेवेन्यू, जहां पर जलसा गाह है, उसके इतराफ में जितने होटल्स थे और जितने गेस्ट हाउसेस थे, जितने केटरिंग सर्विसेज थी, उनको मुतालिका एसएचओ की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था कि जनाब आप तहरीक इंसाफ के इस जलसे के इतराफ में कुछ भी केटर नहीं करेंगे, खाना नहीं देंगे, रिहाइश नहीं देंगे, चाय पानी, तमाम किस्म के होटल्स जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। और अभी भी जो फुटेजेस कुछ देर पहले मैंने देखी हैं वो उनसे भी यही आइडिया होता है कि जनाब काफ़ी मुश्किलात थी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन जो जमात ये क्लेम करती आई है कि हमें एनओसी की भी जरूरत नहीं होगी इस दफ़ा, अगर एनओसी कैंसिल भी कर दिया जाएगा तो जलसा किया जाएगा, वो अब देखते हैं कि इन बैरियर्स को किस हद तक अबूर करके पहुंचे। और हमारे पैनलिस्ट आज के इस शो के वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, आज के हमारे शो के लिस्ट होंगे इमरान शफकत साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अजमल जामी साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं, और इसार राना साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इमरान शफकत साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और पूछते हैं कि आज का शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक बड़ा डिलेड शो था, 5 दफ़ा पोस्टपोन हो चुका था, ये जलसा आज फाइनली हुआ, कैसा पावर शो था, किस हद तक कामयाब हुई तहरीक इंसाफ? इमरान साहब, सर किस हद तक तहरीक इंसाफ कामयाब हुई आज? देखिए, जलसा कोई भी सियासी जमात जब करती है तो उस जलसे के कोई ना कोई अगराज़ व मकासद होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो, मेरा ख्याल है कि जलसे के बगैर भी वो अपना एक नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया हुआ था या किया हुआ है वो तो उसमें कामयाब हैं। अब मसला ये है कि जो सियासी जमातें होती हैं वो बेसिकली एक नैरेटिव बिल्ड करके, एक हाइप क्रिएट करके, या यूं कह लें कि अपने मौकफ को स्ट्रेंथन करने के लिए ये साबित करती हैं कि उनके पीछे अवाम की ताकत खड़ी है, तो उसको फिर उन्होंने ट्रांसफॉर्म करना होता है या उसको ट्रांसलेट करना होता है किसी और चीज में। तो अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं क्या, मकासद हैं क्या, वो अचीव क्या करना चाहती है, और वो जो अचीव करना चाहती है
अपनी जो अवामी ताकत है उसको वो उस में ट्रांसलेट कर पाती है या नहीं कर पाती, उसको कन्वर्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती। बुनियादी तौर के ऊपर जो इस तरह की मैदान के अंदर जो अपनी पावर साबित करनी होती है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि आपने टेबल के ऊपर बैठ के अपनी जो मुज़ाकरात करने की, नेगोशिएट करने की जो पोजीशन है, वो उसको आपने स्ट्रांग साबित करना होता है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको उस यानी मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आती है कि नहीं लेके आती। मुज़ाकरात उन्होंने किन के साथ करने हैं? अभी तक तो वो पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं उनसे उनके साथ वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह वो टेबल के ऊपर आने पर मजबूर कर देंगे? ये बहरहाल एक सवाल है। लेकिन पिछले तकरीबन आप अगर अंदाजा लगाएं तो जितनी भी इनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद सियासत है, वो अभी तक उनको इस मकसद में कामयाब करने में कामयाब नहीं हो सकी, यानी कि पाकिस्तान टेबल तक नहीं ला सकी को वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ले आए। जामी तो साहब देखते हैं कि वो जावेद साहब किस हद तक कामयाब शो था, और जिस तरह इमरान भी कह रहे हैं कि जनाब देखिए अगराज़ो मकासद क्या है कि इवेंचुअली टेबल पर ला सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट को और तहरीक इंसाफ को, ये वोटर और ये सपोर्टर जो आज इकट्ठे थे। व्हाट डू यू थिंक? बहुत शुक्रिया जी। आपके दीगर जो मेहमान हैं, हम मेरे उस्तादों में से शुमार होते हैं, उन सबकी खिदमत में सलाम। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी एक जमात, सियासी जमात, अगर वो कोई जलसा करना चाह रही है, शो ऑफ पावर करना चाह रही है, तो उसे रोका क्यों जाता है? ऑन दी पैरेलल हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हजरत मौलाना फजलुर रहमान तारीखी इज्तिमात बर्पा कर रहे हैं लाहौर में, कराची में, जगह जगह। उनको कराची में भी एनओसी नहीं चाहिए होता, उनको लाहौर में भी एनओसी नहीं चाहिए होता, और वो बड़ी आसानी से जनाब शानदार अवामी पावर का मुजाहरा करते हैं और गुफ्तगू बड़ी उम्दा करते हैं। तो दूसरी जानिब मुझे जमात इस्लामी दिखाई देती है, उनके अमीर भी एक एहतजाजी कुव्वत लेके इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, उनको भी उस तरह से रोक धोक, पकड़ धक्कड़ या कंटेनर या एनओसी का मामला उनके लिए भी नहीं रखा जाता। उससे पहले आपने देखा होगा हमारे टीएमटी के दोस्त, वो भी वहां पहुंच गए थे। तो मुझे तो एक हैसियत एक आम शहरी, एक सियासत के तालिब इल्म के तौर पर यह सवाल मेरे जहन में खटक रहा है। मैं अपने साजा से पूछना चाहूंगा कि भाई ऐसी क्या बात है, क्या पीटीआई ने कोई क्लाशनकोफ पहनी हुई है? पीटीआई को क्यों रोका जा रहा है? लीडर तो उनका बाहर अंदर बैठा हुआ है, जेल में है। क्या ये जलसा करके लीडर रिहा करवा लेंगे? जवाब है नहीं। क्या ये जलसा करके जैसे शाह साहब फरमा रहे टेबल पे आ जाएंगे? नहीं। तो जलसा करने का एक असेंबल, जो राइट टू असेंबल क्या है, आर्टिकल 16 आपके कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इजाजत देता है। तो मेरे तो सवाल बड़े बुनियादी हैं। जलसा कैसा था, उसमें किसने क्या खिताब किया, और कितना कामयाब था, कितना फ्लॉप था? साकिब गरल साहब ये कहानी बात की है, पहले तो मेरे बुनियादी सवालों का जवाब ढूंढ दें मुझे। बुनियादी सवालों के जवाब जो है ना आपके, वो रिसेंट लेजिस्लेशन के अंदर है। 3 साल कैद और फिर 10 साल कैद, उसमें सारे सवालों के जवाब आपके और मेरे, हम तमाम लोगों के सवालों के जवाब पार्लिमान ने दिए हैं, उसमें मौजूदा हुक्मरान जमात ने दिए हैं उसमें। नहीं, वो बगैर पूछे, बगैर इजाजत के, बगैर इजाजत के। लेकिन एनओसी किसी भी टाइम कैंसिल भी तो हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है, किसी भी टाइम कैंसिल हो सकता है। एक लोकल एसएचओ साहब आके कह सकते हैं जनाब के नहीं भाई चलें। इसार राना साहब, सर जामी साहब तो एक डिफरेंट अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब किस चीज की इस पे प्रॉब्लम कहां पे है, गवर्नमेंट को इतनी इनसिक्योर क्यों है गवर्नमेंट की? अगर एक सियासी जमात है, उसका हक है, वो जलसा करना चाहती है, वो किसी भी किस्म की तकरीर करना चाहती है विद इन द गिवन पैरामीटर्स, तो वो करें। प्रॉब्लम कहां पे? तो हुकूमत क्यों इतनी इनसिक्योर है? एक्चुअली मसला हुकूमत का है ही नहीं। इन बेचारों की क्या ना ये 3 में ना 13 में, ये तो वो कठपुतलियों के पाटे खान है। इनको डोर हिला के यूं खड़ा कर दो, यूं खड़े हो जाएंगे, यूं डोर हिला के खड़ा कर दो, यूं हो जाएंगे। तो ये तो मैटर ही नहीं करते, दे आर इररेलेवेंट। असल बात कहीं और है, ये मैसेज कहीं और होगा। और जो अभी पहले मुझसे पहले इमरान बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है असल तो उसको एक मुज़ाकरात की तरफ लाना है। तो आज का जलसा तो मेरी नज़र में जलसा हो, अब वहाँ बंदा एक भी ना पहुँचे तब भी कामयाब हो गया। पीटीआई पे जो ये एक छाप लग गई थी मौजूदा लीडरशिप पे कि वो जलसा नहीं कर सकते, उन्होंने उसको गलत साबित कर दिया। 29 रास्ते हैं जो ब्लॉक किए गए हैं, जगह 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 कंटेनर खड़े हैं, लोगों को रात ही रात उनके घरों पे छापे मारे गए। पंजाब हुकूमत ने माजी में 9 मई के नाम पे जितनी फस्तायत का मुजाहरा किया,
और लोगों को खौफ का शिकार कर दिया। घरों में घुस के खवातीन से बदतमीजी, घरों का सामान उठा ले जाना, बच्चों को उठा के ले जाना। उसके बाद भी अगर आज ये लोग बाहर निकले हैं तो ये इस बात की अलामत है कि आप जुल्म और जबर से वक्ती तौर पे तो कोई चीज़ रोक सकते हैं, मुस्तकिल तौर पे नहीं रोक सकते। और आज पीटीआई ने ये साबित कर दिया कि, और हाँ सॉरी एक चीज़ और, ये जो आपने मुझसे कहा ना खौफ क्या है, खौफ ये है कि अगर पीटीआई अपने रिदम पे वापस आ गई, अब क्रिकेट में को बॉलर आउट ऑफ रिदम होने तो बैट्समैन बड़े आराम से खेलता है, लेकिन जैसे उसका रिदम बनता है उसे पता था कि इन्हें किल्लियां उड़ा देनी है, पावे अंपायर भी हमारे साथ हो तो 10 दफा नो बॉल भी देगा तो 11वीं दफा भी हमने बोल्ड ही होना। तो ये खौफ का शिकार हैं, हवा में लटके हुए बुलबुलें हैं, इन्हें पता है हम किसी टाइम भी फट सकते हैं। और एक तरफ ये अपने आप मुंह पे जमहूरियत का इन्होंने बहुत बड़ा वो मास्क लगाया हुआ है, हम जमहूरियत पसंद हैं। दूसरी तरफ ये इतने ज्यादा जिसे कहना चाहिए ना जमहूरियत कश लोग हैं कि रातों रात पार्लियामेंट ने कभी 24 घंटे के अंदर अवाम की फलाह के लिए तो कोई कानून पास नहीं किया। कभी उसने ये पास नहीं किया कि लोग भूखे मर रहे हैं, इनका क्या क्या किया जाए। कभी इसने ये पास नहीं किया कि 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनका कुछ किया जाए। कभी उसने ये नहीं किया कि पाकिस्तान शुगर में नंबर 1 आ गया है, हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इन्वायरमेंटल पे बात करनी चाहिए। इन्हें एक ही खौफ है, इमरान खान। सोते जागते उठते बैठते, डॉक्टर लिखता ना सुबह दोपहर शाम, इनको लिख के दे दिया है कि तुमने इससे खौफजदा रहना है, तुम्हारा इसका नाम आएगा। किसने लिख के दिया इनको? डेफिनेटली जिन्होंने इन्हें बिठाया हुआ है, इसमें कोई छुपी हुई बात है? ये कोई खुद बैठ सकते हैं, फॉर्म 47 लेके भी पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते थे। लेकिन अगर ये बैठे हुए हैं तो उन्हें भी पता है कि इसके एवज हमने अपने अदालतों से अपने तमाम गुनाह माफ करवाए हैं। इन्हें भी पता है कि हम 16 अरब रुपए के हम फर्द जुर्म लगनी थी और अगले दिन हम हल्फू उठा रहे थे, तो उन्हें नहीं पता कि ये इतनी मेहरबानियां किस लिए हैं। उन्हें नहीं पता कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ से जाके कौन कौन मुलाकातें करता रहा कि आप पाकिस्तान वापस आए, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, तमाम मुकदमात खत्म हो जाएंगे। उन्हें नहीं पता कि कौन बुला के घरों में बैठ के कहता था कि पहले पंजाब दे देंगे फिर विफाक दे देंगे। सबको पता है। तो जो खौफ इनके अंदर मौजूद है, क्योंकि इनकी झूठ सी नहीं है अवाम में। आप जितने मर्जी टिकटॉक बना लें, जितने मर्जी 16 कैमरों का शूट करा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वहां इन्हें खौफ ये कि अगर अवाम एक दफा वापसी कर ली, एक दफा इस खौफ की दीवार को तोड़ के बाजारों गलियों में निकल आए, तो इनके लिए छुपना मुहाल हो जाएगा। जिसलिए आज ये इतनी फस्तायत का मुजाहरा कर रहे हैं। लानत है ऐसी जमहूरियत के ऊपर कि एक तरफ आप फजलुर रहमान को फैसिलिटेट करें लाहौर के अंदर, उनके लिए मेट्रो बंद कर दें, उनके लिए सारे रास्ते खोल दें कि एक एक बंदा इनका आराम से पहुंच सके पूरे पाकिस्तान से। एक तरफ ये जनाब अली वो तहरीक लब्बैक वालों को गोद में उठा के पप्पे करते हुए लेके आए इस्लामाबाद और कहीं यहाँ पे बैठ के आप अपनी मर्जी करें। एक तरफ जमात इस्लामी मुका करके वो आए और कि जी हम तो बिजली के खिलाफ आए और 2 रुपए बिजली बढ़वा के घर जाके बैठ जाएं। लेकिन अगर मुझे उस्ताद मोहतरम इसार राना साहब के मेटाफोर और इस्तारे के ऊपर शदीद एतराज है। मैं एतराज का हर्फ बुलंद करना चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा ना पप्पे, ये इस लफ्ज से मुझे बड़ा एतराज हुआ है। मेरा ख्याल है इसकी तस्कीर तानीस को खुद ही इस्लाह फरमा दें तो जुमले का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। मैं शदीद एहतजाज करता हूँ। जी सार साहब, मुझे इमरान साहब पे एतराज करें। वो जो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया ना जामी साहब, आप ही दोबारा बता दें, मैं तो जिसारत भी नहीं कर सकता, आप ही बता दें जो इस्तारा उन्होंने इस्तेमाल किया है। नहीं, राना साहब फरमा रहे थे कि लाहौर से इनको गोद में उठा के पप्पे लेते हुए इस्लामाबाद ले गए, तो मैंने लफ्ज पप्पे पे एतराज किया सर, बल्कि एहतजाज बुलंद किया कि इसकी तस्कीर तानीस की जरा तरतीब बदल दें ताकि लुत्फ बेहतर हो जाए। नहीं, पप्पा प्यार का लफ्ज है, हमें जब we understand that हम उसका पप्पा लेते हैं। और वो कायदे साबिक एमकेएम वाले वो तो कहते थे एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर, क्या करते थे, बिल्कुल क्या करते थे। क्या ये तो प्यार से कहा जाता है कि जो लाडला बच्चा होता है उसको गोद में उठा के हम प्यार। लेकिन सर कभी पीटीआई भी तो यूं ही लाडली थी ना, कभी यूं ही लाडली थी। वो तो ओहो, देखें मेरी बात सुनो, ये तो मैं कह ही नहीं रहा, मैंने कहा कि पीटीआई लाडली नहीं थी, मैंने तो कोई भी ऐसी बात नहीं की। इस मुल्क के अंदर कौन सी जमात है जो एक वक्त में लाडली नहीं रही और एक वक्त में बदतरीन बच्चा बुढ़नी बनी। चले इसी पे एक जुमला मेरे सब, ताकि आगे से इमरान बात करेंगे, जामी साहब बात करेंगे कि ऐसे क्यों है
कि हम सब मरहूने मिन्नत हैं एक ही जगह के, क्यों नहीं हमारे अंदर बड़ा वैलिड क्वेश्चन, और यही मैं इमरान साहब की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। इमरान साहब, ऐसा क्यों है जिस तरह एसआर राणा साहब ने, मेरा क्वेश्चन भी यही था बट उन्होंने क्वेश्चन ये टेकअप पहले कर लिया, उन्होंने पॉइंट रेज कर दिया कि एक ही जगह के मरहूने मिन्नत सारे हैं, कोई आज फेवरेट होता है, कल वो हिटलर, जो आज हिटलिस्ट पे है कल फिर से फेवरेट होगा, और ये इसी तरह चली जा रहा है। देखें, बात यह है कि हमें अपने सियासी जमातों का जो तर्ज अमल है उसके ऊपर बहरहाल हम उनको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, और ये हमारा हक भी है, हमें जवाब तलबी भी करनी चाहिए बतौर पाकिस्तान के शहरी के। लेकिन जब हम जमहूरियत को मजमूई तौर के ऊपर कह लें कि जद में ले आते हैं तो बड़ी गड़बड़ होती है। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहता हूं कि ये कसूर तो हमारी सियासी जमातों का है, जो अभी आपने जो सवाल उठाया या जो राणा साहब बात कर रहे थे, हम उन सियासी जमातों को कुछ नहीं कहते। यानी हमने रखी हुई हैं कि जी कि अगर मुझे इमरान खान साहब की शक्ल बड़ी बुरी लगती है तो मैं इमरान खान साहब को हदफ तनकीद बनाऊंगा, अगर मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शक्ल जो है वो अच्छी लगती तो मैं उसको कर लूंगा, पीपल्स पार्टी की को मैं कोई फेवर दे जाऊंगा। बात यह है कि सिस्टम तब्दील होना चाहिए। ये आप थोड़ा सा अगर मुझे एक मिनट दें, 10 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार रही थी ये, और जितने भी इंतखाबात हुए थे वो शिकस्त खा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन ये क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले के ग्राफ जो है वो एकदम बढ़ गया। पहले के इंतखाब जो जब बादल आए थे, आप मेरे ख्याल आप ज़िमनी इंतखाब की बात करें, नौशीन इफ्तिखार वाला जो था जी, जब वो मैं जितने भी उस इमरान खान साहब के दौर में उनके जो हुए हैं मासवा एक आध के, वो कोई इलेक्शन नहीं जीत सके। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की कौम इस सिस्टम से, पाकिस्तान के रियासती निजाम से तंग आ चुके हैं। लेकिन इमरान साहब फिर बाद में जब जिमनी इलेक्शन हुए, जी बाद में जो जिमनी इलेक्शन हुआ, जो एमपीएस जो आपको याद है जो डिफेक्ट कर गए थे, उसके बाद एट वंस पीटीआई ने स्वीप भी तो किया था। 13 इंतखाब। मैंने वही मैं गुजारिश कर रहा हूं कि लोग जो हैं वो इस सिस्टम के खिलाफ हैं। उनको लगा, ये लोगों को आज भी लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो शायद इस सिस्टम को तब्दील करना चाह रहे हैं, शायद वो जो 75 साल का फरसूदा निजाम है वो उसको उखाड़ के फेंकना चाह रहे हैं, शायद वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो अमल दखल है उसको कम करना चाह रहे हैं। अब ये आप पे है कि अब आप सोचें, आप सीनियर लोग हैं, कि क्या कोई पाकिस्तान में एक भी सियासी जमात ये चाहती है? प्रैक्टिकली नहीं चाहती। अगर चाहती होती तो इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल आसिम बाजवा साहब, आसिम मुनीर साहब के तरले ना ले रहे होते। अगर ये चाह रहे होते तो वो ये बड़े सारे वो क्वार्टर्स के जी, वो जो पिछली थी 22 अगस्त का जो जलसा उन्होंने कैंसिल किया था, उम्मीद पे किया था। तो बात यह है कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात जो है, नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत देते देते पता नहीं कहां पे जाके बैठ गए हमें, ये आपके सामने है। तो जब पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने ये लोगों को उम्मीद दिलाई कि इस फरसूदा निजाम को वो तब्दील करेंगे, लोग उनके साथ हुए। लेकिन हमारी सियासी जमातों ने लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई हमेशा से, और यही है सिलसिला। लेकिन देखें क्या होता है। मैंने जैसा पहले से कहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को कोर्स ऑफ एक्शन ठीक करने के लिए आपस में बात करनी पड़ेगी। ये कभी पाकिस्तान इमरान साहब अभी कह रहे थे ना कि जाती है, कभी नून लीग फेवरेट हो जाती है। इमरान साहब जैसे फरमा रहे थे कि पता नहीं मियां साहब वोट को इज्जत देते, कहां के कहां जा बैठे। मुझे तो अभी रिसेंटली सुनने में आया कि वो कोई ट्रैक्टर खराब हो गए थे और वो ट्रैक्टर ठीक करवाते फिरे, और उनकी इंक्वायरी कमेटी बनाई मियां साहब ने। अभी तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है मैंने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अजमल जामी साहब से आज करूंगा कि जनाबे वाला एट वंस ठीक बात है कि हम हमेशा क्रिटिसाइज या हमेशा जो तनकीद का निशाना है वो सियासी जमातें ही बनती हैं, और ये भी कहा जाता है कि जनाब आप ही उधर जाते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन है क्या, हमारे पास वे आउट है क्या? एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जामी साहब, जब 22 अगस्त वाला जलसा था, आपको हमें सबको याद है कि जी उसके ऊपर कहा गया कुछ एंगेजमेंट स्टार्ट हुई है, कोई अप्रोच किया गया एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि सीएम केपी के और फिर आगे आजम सवाती साहब के थ्रू अप्रोच किया गया खान साहब को। डू यू थिंक सो कि वो एंगेजमेंट अभी चल रही है? और अगर वो चल रही होती तो फिर इस जलसे में इतने हर्डल्स की कोई समझ आई है आपको? जरा आसान से अल्फाज में समझाइएगा मुझे प्लीज। किबला, बड़ी सादा सी बात है कि सुबह 7 बजे अगर दरवाजा खुला था जेल का, आजम सवाती साहब वहां पहुंचे थे, तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड था। क्योंकि इससे पहले तो अनगिनत दर्जनों ऐसे लोग हैं जो
बारहा दरख्वास्त के बावजूद भी जनाब इमरान खान साहब की जियारत उनको नहीं नसीब हो पा रही। तो क्या वजह बनी थी कि सुबह 7 बजे सवाती साहब, और सवाती साहब ही क्यों थे, दरवाजे खोले, बातचीत हुई, और फिर आपको पता ही है कि वो सिर्फ वहां सवाती साहब तो मौजूद नहीं थे जब बात हो रही थी, तो बात सुनने वाले या इमरान खान साहब बात सुनाने की कोशिश किसी और को भी कर रहे थे, कुछ और लोग भी मौजूद होंगे या उनकी बातचीत सुन भी रहे होंगे। वहां मुल्क की नाजुक सूरत हाल का जिक्र भी हुआ, वहां कैसे अफगानिस्तान का जो मामला है, बलूचिस्तान का मामला है, उसके हवाले से भी हल्की फुल्की बात हुई, मुल्क की सियासत पे बात हुई, जो खान साहब जानते थे कि मेरी गुफ्तगू कहाँ कहाँ सुनी जा रही है, बकौल शख्स से मैंने जो सुन रखा है। तो फिर उसके बाद वो उन्होंने मनसूख किया। यही को गंडापुर को मुसलसल कह रहे हैं कि ये तो आप अगर ये जलसा नहीं करने देते तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि हमसे कहा गया था कि आप जलसा मनसूख करें। और ये तो बैरिस्टर अकील ऑन रिकॉर्ड इस बात का इसकी तस्दीक कर चुके हैं कि उनसे राब्ताकारी की गई थी। तो राब्ताकारी हुई, अब उस राब्ताकारी की वजह से जलसा मनसूख हुआ और अब जलसा दोबारा हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जलसा आज हो रहा है, इस जलसे की राह में रुकावट कौन खड़ी कर रहा है? पंजाब सरकार या कोई बड़ी सरकार? ये जो निजाम से लोग फेड अप है ना, दिस इज अ बेटर रियलिटी जिसको अंडरस्टैंड ना हमारी लीड कर पा रही है, सियासी लीड, और ना हमारे फैसला साज कर पा रहे हैं, और ना ही बदकिस्मती से इस बारे में दानिश्वर तबका भी अवाम की राय साजी या उसकी जहन साजी के लिए कोशिश कर रहा है। अवाम को या देखने वालों को, सुनने वालों को उछकल तो देने में मलका रखते हैं, लेकिन उनको बेहतर जहन साजी की तरफ उनको तवज्जो दिलाने में हम थोड़ा सा हाथ खींच लेते हैं। मसलन तुर्किया ने जो पार्टीज हैं उनका जो ग्रास रूट लेवल तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी कोई पार्टी पाकिस्तान में दिखा दें। आप इंडिया में देख लें, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ममता जी की दीदी की पार्टी हो, या कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे हो छोटी बड़ी, उनकी जो रूट्स है, जो स्ट्रक्चर है पार्टी का, वो देखें। और कांग्रेस इतनी बड़ी जमात, खानदानी प्रॉपर्टी लिमिटेड जब बनी तो बेड़ा गर्क उसके साथ हुआ सबके सामने। एट दी एंड उन्हें कांग्रेस को भी नेतागिरी के तौर पर बच्चों को सामने रखना पड़ा, लेकिन करता धरता उन्हें भी कुछ बदलने पड़े। पाकिस्तान में आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने ट्वीट किया हुआ है जी, पढ़ा वो मेरा ख्याल है उस ट्वीट के ऊपर शेर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर एक नौवारद है और शेख वकास अकरम भी नौवारद है, और इनको आते ही आपने बड़ी जिम्मेदारियां दे दी हैं, चले आपकी मर्जी। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने वैसे तो मुजमी सियासी जमातों के स्ट्रक्चर और सियासी जमातों में जो मौरूसियत और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो बना दी गई सियासी जमातों की, उसके ऊपर गहरे संजीदा सवाल उठाए। खालिद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाए कि बहुत जो सीनियर लोग हैं, जो जिनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं, जो 25-30 सालों से लिए, उनको आप आगे नहीं लेके आते, और कल के जो पहला शूटर आते हुए आप उन्हें पार्टी का सरबराह या पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं। तो मैंने खालिद साहब का ट्वीट देखा, आशश कर उठा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह पाया कि खालिद साहब असल में ना पंजाबी में जुमला होता है कि कहना धी नू ते सुनाना नून। ये तो उनकी नून लीग की यहाँ सूरत हाल थी कि नून लीग में ख्वाजा साद रफीक को कब वो कदकाठ मिलेगा जिसके एवज उसने 25, 30, 35 साल लगाए हुए इस नून लीग में। जावेद हाशमी काय को कुरलाता हुआ पार्टी छोड़ने को मजबूर हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने क्यों इस पार्टी से बदनाम हुआ? मिफ्ता इस्माइल जैसा पढ़ा लिखा बंदा क्यों इस पार्टी से तंग आया? क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां बना दी गई हैं। तो जहां पे ये निजाम डिलीवर नहीं कर रहा, लोग इस निजाम से तंग है, वहां पे इन सियासी जमातों के यहाँ जो स्ट्रक्चर है, जो मौरूसियत पर मबनी है, वो सबसे बड़ा डायलेमा और सबसे बड़ा मायूस कुन फैक्टर है। जहां पे आपने पहला मौजू बदलना है, वहां पे ये दूसरी तब्दीली भी दरकार होगी। और यही वजह है कि इमरान खान से लोग जुड़े हैं, क्योंकि इमरान खान का ना बेटा है, ना बेटी है, ना माँ है, ना बहन है, और ना कोई और सरे फरिश्त होकर उस तरह से पार्टी को यही मैं कहने लगा था कि जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है, जिस तरह आप जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके ऊपर तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था कि यार फैमिली में कुछ नहीं दिया है। सार राना साहब, इसी एक ट्वीट के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जिस तरह जामी साहब ने पॉइंट आउट किया कि जिस चीज को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था, बानी पीटीआई के अपना खानदान भी माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा खानदान है, बहुत सारे अफराद हैं उसके अंदर, उसमें से भी कोई चेयरमैन निकल सकता था, उसमें से भी जनरल सेक्रेटरी निकल सकता था। बात वो बैरिस्टर गौहर की कर रहे हैं, वो जिस तरह जामी साहब ने फरमाया कि आखना तीनों सुनाना नू, शायद वो अपनी पार्टी को साद रफीक साहब सुना रहे थे कि यार हम भी तो पड़े हैं राहों में, साढ़े भी कोशिश करो। अच्छा देखिए, मैं हूँ एक अखबार का दिलचस्प आपको चीज़ मैं बताता हूँ जी। अब हम जब अखबार का लेआउट बनाते हैं तो हम कहते हैं कि यार वो इंज करो कि चाचे नू लीड ला दियो, कि भतीजी नू सुपर लीड ला दियो, ते चाचे दे वड्डे भरा नू ना लीड सुपर लीड के दरमियान 4 कालम ला दियो, ते वड्डे भरा दे कोड़म नू ना
ਚਾਰ ਕਲਮ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ है ना साबिक वजीर आला ਉਹਨੂੰ ला दो। पूरा अखबार एक खानदान के नाम पे बने, इसमें बाकी चीजें भी आ जाती हैं। इससे आप अंदाजा कर लें कि एक खानदान की बादशाहत किस सतह पे। मैं साद रफीक का बहुत पुराना जानने वाला हूँ। क्या साद रफीक ने रेलवे के अंदर बैठ के रेलवे को इम्प्रूव नहीं किया? क्या उसने एक डूबते हुए प्रोजेक्ट को जिंदा नहीं किया था? उसका कसूर क्या है? मरियम साहिबा जो उर्दू का एक जुमला लिखते हुए का को की को कू करते हैं और का की कू में ही गुम हो जाती हैं, वो वाइस चांसलर के इंटरव्यू ले रही हैं। क्या पाकिस्तान में कहतो रिजाल का इससे कोई और बड़ा नमूना हो सकता है? क्या बिलावल भुट्टो अपने उन अंकल्स के जिनकी गोदों में वो खेला और जिसे आज तक पाकिस्तान में रह के उर्दू नहीं बोलनी आई, वो पाकिस्तान को लीड करता है, जबकि उसकी गुफ्तगू उसके अंदाज के अंदर रवायती पाकिस्तानी लफ्ज़ फिर मैं महफूज करके कह रहा हूँ नज़र नहीं आता। तो ये पाकिस्तान में जो इन्होंने कंपनियां बनाई हुई और आगे से फ्रेंचाइज दी हुई है अपने अपनों को, उन्होंने बेड़ा कर रखी है। अब आ जाए इमरान खान की तरफ। क्या इमरान खान का कोई एक घर भी पाकिस्तान के बाहर है? उसने तो मरने के बाद अपने तमाम मसासे शौकत खानम के नाम डिक्लेयर कर दिए। उसने तो अब पाकिस्तान से बाहर के पैसे कमा के पाकिस्तान है। हमें अगर हम लोग कहीं पे सच बोलते, हमको इमरान खान के तर्जुमान नहीं है, खुदा की कसम हम तर्जुमान नहीं है। हम तो वो बात करते हैं वो जो बतौर सहाफ़ी नज़र आती है। अभी इमरान मेरा छोटा भाई है, वो अभी ये कह रहे थे कि बाजवा से इमरान खान डरते थे। भाई ऑन रिकॉर्ड है कि बाजवा उनकी 1 घंटे मिलते करते रहे हाथ जोड़ के कि आप बाहर आके इन लोगों से मिलने, वो नहीं मिला। बाजवा 3.5 साल तक इस बात पे लड़ता रहा कि जी बुजदार को हटा दें, उसने नहीं हटाया। बाजवा ये कहता रहा कि ये अड़ियल है, ये किसी की बात नहीं सुनता। तो उसने, मैं इसमें कोई आर नहीं कि वो आया इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के, लेकिन जैसे ही उसे अवामी मकबूलियत मिली एक चीज़ रियलाइज हुई और हर एक को होनी चाहिए कि ये वो अभी को कोई कह रहा था ना कि अगर 5 बच्चों की माँ भाग जाए तो भाई वो जो मर्द है उससे सोचना चाहिए कि उसकी हर बीवी भाग क्यों जाती है, क्या वजह है, क्यों भाग जाती है हर बीवी। तो मैं बात इसलिए जरा मैं बड़ा मोहतात इसलिए हूँ कि पाकिस्तान में इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि आप सच बोलेंगे तो आपको सच नहीं सुनने को कोई तैयार, आपको नहीं बोलने दिया जाएगा। अदरवाइज ये मुल्क सियासतदानों ने चलाना है, सियासतदानों को चलाना है, मरने दें। 8 फरवरी को लोगों ने एहसाब नहीं किया, 8 फरवरी ने उन लोगों को उठा के बाहर नहीं फेंक दिया जिनको समझते थे गलत है। 8 फरवरी को लोगों ने ना गैर मारूफ लोगों को पार्लियामेंट में नहीं पहुंचाया। 8 फरवरी में लोगों ने बड़े बड़े खानदानों को नहीं घर बिठा दिया। 8 फरवरी में लोगों ने बगैर यहीं पे इमरान साहब एग्जैक्ट ये पॉइंट कि अगर वोट बैंक या अगर ये दिखाना कि हमारे पास इतना अवाम हमारे साथ हैं, इतने लोग हमारे साथ हैं, अगर इसी एक पॉइंट के ऊपर स्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातें टेबल पे आती होती तो 8 फरवरी गोल्डन चांस नहीं था कि 8 फरवरी को वोट तो तहरीक-ए-इंसाफ कौन प्रेसिडेंट पड़ा। ना बात ये है कि हम जो है ना इधर उधर की बस किए जा रहे हैं बातें। बात है उस नुक्ते पे आए। नुक्ता ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी लाइन सेट करना चाहती है और वो सभी के साथ सेट रखते हैं, मतलब बैन दो या किसी के सामने। मेरी गुजारिश सुन लें, आप वहां पर शायद नहीं थे कि जब जाकी साहब थे वहां पे, जब आरिफ अलवी साहब जो थे वो हमारी एक मुलाकात हुई थी। शामी साहब ने उनको कहा था कि यार मिल जाए, बैठ जाए, हर 3 साल बाद यहाँ पे कोई ना कोई तमाशा लगा होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अगर आपने कोई मैकेनिज्म बना दिया है उसकी तकर्री का तो ये भी देख लें। तो उधर तो आरिफ अलवी साहब ने कहा नहीं, इनके साथ हमने बात नहीं करनी, उन्हीं के साथ जाके बात करनी है, तो जाओ भुगतो फिर। और ये कि बैठ के कसीदे पढ़ने हैं कि इमरान खान ये है, इमरान खान वो है, ये इशू है। इमरान खान ने क्या नहीं किया, मतलब घड़ी चोरी से लेके और कौन सा काम नहीं किया। ये बनी गाला घर कोई नहीं है, दरखास्तें कितनी थी, नवाज शरीफ से कितने प्लॉट लिए। और यार इस सभा में सारे नंगे हैं, एक को फरिश्ता ना साबित करें। हम फरिश्ता नहीं साबित कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कानून तो सबके लिए एक सा कर लीजिए। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि कानून सबके लिए एक सा कर लीजिए ना इमरान भाई, हम किसी को फरिश्ता नहीं साबित कर रहे। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं, सबको एक साथ ट्रीट कर लीजिए ना, दैट इज इट। नहीं चलते,
मेरी गुजारिश सुन लें। बात यह है कि एक आपने चूंकि फौज साथ थी तो बनी गाला वाला जो सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन सारी की सारी वो जो बैंक बंद हो चुके हैं उसके ऊपर सादक और अमीन, और आज फौज कहीं और पे सेट है तो फैसला आता है कि मिस्टर नियाजी तुम 2 नंबर आदमी हो। किस मुल्क में रहते हैं आप? मैं कहां? जामी साहब यही से स्टार्ट करूं, मैं आप ही की तरफ आऊंगा, मुझे बार बार पीछे एसार साहब मैं सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। नाज़रीन एक छोटे सिर्फ ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एसार राना साहब ऐड करना चाहेंगे और हैव टू गो टू अजमल जामी साहब। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एसार राना साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे तो आई हैड टू गो टू अजमल जामी साहब। जी एसार राना साहब। देखिए मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, जो इमरान भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और बिल्कुल जिन्होंने हमारे शोधा की तौहीन की उन्हें चौकों में सजा मिली। अजमल जामी साहब यहीं से मुझे इट वाज योर टर्न, आई हैड टू कम टू यू। इमरान शफकत साहब की बातें बिल्कुल ठीक, बहुत सारी बातें बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरा सिर्फ मुद्दा एक है कि क्या कानून सबके लिए एक सा नहीं होना? सबके लिए कानून एक सा नहीं होना? और राय साहब बड़ी दिलचस्प कहानी है कि बातें इधर की भी ठीक मालूम होती हैं, बातें उधर की भी ठीक मालूम। हाँ आप ये बात ध्यान से समझें कि रैशनल इधर भी है, रैशनल उधर भी है। हाँ, दलाइल दोनों के पास है। मसला मुंसफी का है। मेरी अगर आवाज आ रही है, मसला मुंसफी का है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक में याद रखें कि सिर्फ मकबूलियत ही पैमाना नहीं है, मकबूलियत के साथ कबूलियत भी, जिसकी जानिब शायद इमरान शाह साहब भी इशारा कर रहे थे। और ये कोई बड़ी खुशी का मुकाम नहीं है। ये कोई दाद देने का, डोंगरे बरसाने का मुकाम नहीं है। अलमियत तो ये है कि जिससे अवाम चाहे वो हुक्मरान हो, ये है हकीकत जमहूरियत की। लेकिन हमारे यहाँ कभी डिग्गियों में छुप के जाया जा रहा है, कभी बाजवा साहब के सूसर के जरिए कार्रवाइयां हो रही हैं, कभी मलिक रियाज साहब की एंट्रियां हो रही हैं, कभी जरदारी साहब की एंट्रियां हो रही हैं, कभी फलां के बहाने, कभी रिटायर्ड जर्नैलों के कंपनी ग्रुप उठ के चला जाता है। तो यानी हर दौर में अभी भी जनाब इमरान खान साहब और तो ये जनरल फैज हमीद पकड़े गए रिसेंटली। जनरल फैज हमीद के अहले खाना कहां पहुंचेंगे? आपकी सोच है किन किन शोबा जात और किन किन रिटायर्ड अफसरान की खिदमत में वो हाजिर हुए होंगे? वो तो आगे से डंडा पे बड़ा सीधा सा, तो जवाब आगे से कुछ नहीं मिल पा रहा। तो ये हमेशा से हमारे सियासतदानों ने मुंह तरफ रावलपिंडी शरीफ करना होता है। और अभी भी ये खान साहब उनकी मकबूलियत को मैं मानता हूं मकबूल हैं। एक नैरेटिव उन्होंने अच्छा या बुरा बनाया, लोगों की हमदर्दियां उनके साथ हैं। ये 65% यूथ वाला मुल्क है जिसका फ्यूचर यूथ में है। यूथ की अक्सरियत जो है वो इमरान खान को पसंद करती है, चाहती है, उसके साथ जुड़ी हुई है किसी भी वजह से। और जो मौजूदा हुक्मरान है उनके पास कोई बयान ऐसा नहीं है जो यूथ को या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन अभी खान साहब की मकबूलियत को उसका इदराक करते हुए एतराज मुझे क्या है? एतराज ये है कि जब भी कहते हैं नहीं बात तो मैंने वहां करनी है, और भाई अभी अगले दिन मौलाना फजल रहमान ने असेंबली में एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला जिससे मौलाना की मामला फहमी का मैं कायल हुआ कि 45 की है या 47 की है, इसी पार्लियामान से काम चलाना है। और कल उन्होंने जलसे में कहा है कि वो तमाम कुव्वतें जो पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान से अलहदगी की बात करती हैं, भाई उनके साथ नहीं मैं आऊंगा। हाँ, मैं हुकूक के लिए आप उन तमाम सियासी जमातों के साथ हूं जिनकी हुकूक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जुमले थे। एग्जैक्टली। तो ये मकबूलियत के साथ कबूलियत के लिए जरूरी है। मिसाके जमहूरियत आपने क्यों किया था? अब ये बड़ी लंबी कहानी है, मेरे साथी इस पर रोशनी था। मिसाके जमहूरियत चुभा था एस्टेब्लिशमेंट को, चुभा था। 18th अमेंडमेंट एंड ऑल। और नहीं भाई इसीलिए तीसरी जमात का वजूद अमल में लाया गया था। और ये तीनों जमातें क्यों नहीं मिसाके जमहूरियत कर लेती? लेकिन आपको भी याद है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक दफा ये हाथ तो बानी पीटीआई की जानिब से भी बढ़ाया गया था ना, लंदन भी पैगाम भेजा गया था, तब भी इनकार आया था वहां से, और अब यहां से इनकार आ रहा है। एक मिनट लंदन पैगाम कब भेजा गया? जब आप इक़्तिदार से हट चुके थे। हाँ, जब जमान पर जाके बैठते थे, जब फवाद चौधरी ने अपने लिए रवाबित किए थे इन गुड फेथ, और उन चौधरी साहब के रवाबित के ऊपर उनकी छतरौल कैसी हुई थी पूछ लीजिएगा उनसे। हाँ, आई नो वो कहानी भी थी। एसार राना साहब, वाकई में जिस तरह जामी साहब कह रहे हैं कि दोनों तरफ दलाइल बहुत मजबूत है, बहुत दोनों तरफ जब बात सुनते हैं तो समझ आती है कि दोनों के पास दलाइल है, और मुंसफी करने वाला कोई शख्स चाहिए। कौन मुंसफी कर सकता है सर इस सिचुएशन में? देखो भाई, पहले तो एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि बिल्कुल पाकिस्तान में मकबूलियत से ज्यादा कबूलियत जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन फजूलियत की तो जगह नहीं है ना। आप
मकबूलियत को पीछे छोड़ दें, चले कबूलियत कर लें, लेकिन फजूलियत तो नहीं ना होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो हमारे सर पे नहीं बिठाना चाहिए ना, जिनके मुतालिक बच्चा ये कहता है कि ये सर्टिफाइड चोर है। और दूसरी बात ये कि फैसला किसने करना है, तो फैसला अवाम को करने दें ना, फैसला अवाम ने करना है। आप अवाम के फैसले को नहीं मानते। और रही मजलूम मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब तो हमारे उन भाइयों की तरह हैं जो 50,000 का कालीन 500 रुपए में बेच देते हैं। मैं उनकी बात पे कैसे यकीन कर लूं कि वो आज कह रहे हैं कि फार्म 47 की पार्लियामेंट को ही चलने दे, फिर तो वो बात तो पूरा तो वही रह गया। यानी आप नाइंसाफी के ऊपर बैठे हुए लोगों से ये तवक्को करेंगे कि वो इंसाफ करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो मर्जी कहते रहे, और ये कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो जमातें बोलती, तो उनकी अपनी जमात पाकिस्तान बनने की सबसे बड़ी मुखालिफ थी। उनकी अपनी जमात ने वैसे राणा साहब पीटीआई ने भी उम्मीद मुझे लगता है छोड़ दी हुई है। आज बैरिस्टर सैफ की स्टेटमेंट आई हुई है मौलाना साहब के ऊपर। आई थिंक पीटीआई ने भी कोई बहुत हाई होप्स अब नहीं रखी हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब। बात मुझे तो पीटीआई से कोई गर्ज नहीं है। पीटीआई जाने, उसका काम जाने। मैं तो एक सहाफी के तौर पे तजिया करता हूँ चीजों का जो मुझे सही लगती है। और मैं ये समझता हूं कि अगर आप दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी अगर आप अवाम को माइनस कर देते हैं, उनके मैंडेट को माइनस कर देते हैं, और आप ये समझते हैं कि हम कोई तरक्की कर जाएंगे, नहीं कर सकते आप तरक्की। और ये जो इमरान खान के है, या हो नवाज शरीफ की हो, इमरान खान ने जी तोशा खाना से ये ले लिया और नवाज शरीफ ने आउट ऑफ द वे गाड़ी ले ली, मरियम साहिबा पाइनएप्पल खा गई। उन्होंने जामी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जामी साहब सब एक जुमला, एक जुमला। हैरत और अफसोस की बात यह है कि हम वो एक घड़ी के ऊपर रो रहे हैं जिन्होंने घड़ियाले गले में डाल के निकल आए थे, और 20 अरब डॉलर मिलियन पाउंड भी है राणा साहब, 190 मिलियन पाउंड भी है। ना करें इस तरह। आपने मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आप मैं माफी चाहता हूँ ये बात करते हुए, ये कोई साबित नहीं कर रहे आप, ये कोई तजिया नहीं कर रहे आप, ये बैठ के आप इमरान खान साहब का तबला बजा रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ ये बात करते हुए, मेरी बात सुन लें। बात ये है कि आपने कहा कि जी की फजूलियात तो सर पे मुसल्लत ना करें। आप भी मुतालबा किससे कर रहे हैं? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। और ये जो आप बतौर सहाफी कह रहे हैं कि ये सर्टिफाइड चोर हैं, क्या सबूत है आपके पास? घड़ी चोरी दी तो घड़ी, वो कहते हैं कि चोरी कख दी भी तो चोरी लख दी भी। हमें तो ये बताया गया था कि ये सारे चोर हैं, इमरान खान बड़ा नेक पाक आदमी है, हमें तो ये बताया गया था। घड़ी चोरी का अपने मुंह में नया है। आपको लगता है कि इमरान खान के ऊपर किताब उतरी हुई है? इस तरह आप साफी हैं, साफी रहें इमरान साहब। अगर मौका देंगे, जी अगर आप मौका देंगे तो बात करूंगा। मेरा जुमला ही आपने पूरा नहीं होने दिया कि इस मुल्क में कड़ी चोर और गाड़ी चोर का शोर मचता है। 20 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकाल के और पाकिस्तान से बाहर निकले, किसी एक को फरिश्ता डिक्लेयर ना करें भाई। तो इमरान साहब मेरी बात तो पूरी होने लें भाई। मैं आप बोल रहे हैं, मैं जी करें, ठीक है। मैं कह रहा हूं 20 अरब डॉलर इस मुल्क के अंदर से निकाल के लेके गए, 100 तोशा खाने रख दो, फिर भी वो छोटे पैंदे ने उस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसमें ताकतवरों के नाम आ रहे हैं। उन्हें अगे साड़ी जबान कटी जाती है। और 190 मिलियन पाउंड इमरान खान पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके आया, पाकिस्तान में लेके आया। और जिससे आप उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, जिससे आप उम्मीदें लगा के बैठे हैं, जिसके जामी साहब आपकी उंगली 2 दफा खड़ी हुई है, एम्पायर की उंगली फिर बैठ गई। प्लीज डायलॉग करना है। में लेके आएंगे। मैं थर्ड एम्पायर की उंगली खड़ी कर देता हूं जी, प्लीज। मैं आपके शो में थर्ड एम्पायर की उंगली खड़ी करते हुए एक ही जुमला अर्ज करूंगा कि जहां बात हुई कि मकबूलियत काफी नहीं, कबूलियत भी यहां होती है, तो जनाब राणा साहब ने कहा कि फजूलियत की तो जरूरत नहीं थी। हाँ। तो मेरा ख्याल है सीक्वेंस तब पूरा होता है कि साथ कुछ माकूलियत भी होनी चाहिए। माकूलियत और फजूलियत अपनी जगह, लेकिन किबला कुछ माकूलियत भी होनी चाहिए। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, जामी साहब, इमरान जफकर साहब, निसार राणा साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, हमारे हार्ड कोर इशूज हैं पाकिस्तानी कौम के, और इन इश्यूज को एड्रेस आपने और मैंने सबने मिलकर करना है। हम गवर्नमेंट को डेली तनकीद का निशाना बनाते हैं, हम डेली एस्टैब्लिशमेंट के रोल को तनकीद का निशाना बनाते हैं, बट कभी कभार हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि हम कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हम कितने एक ठीक ट्रैक के ऊपर वापस इस कौम और मुल्क को लाने के लिए किस हद तक स्ट्रगल का हिस्सा है। अपना ख्याल रखिएगा और इस स्ट्रगल का हिस्सा
हमेशा रहिएगा, अगर नहीं है तो बनने की कोशिश कीजिएगा, अपने तई जो कुछ अच्छा कर सकते हैं करते रहिए। इवेंचुअली इंशाल्लाह इस मुल्क में भी रहना है आपने और मैंने, इसके पॉजिटिव और बेहतर इमेज के लिए काम भी करना है और इस कौम और इस मुल्क को बेटर ट्रैक पे भी लेके आना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।